हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजू और आपका स्वागत है आज की इस फ्रेश और कमाल के वीडियो में। तो इंट्रो तो बिल्कुल ही सेम अभी है और अभी प्लान भी नहीं है कुछ इंट्रो चेंज करने का, क्योंकि वैसा कुछ मिल नहीं रहा है। आप लोग सजेस्ट नहीं करते हैं कमेंट में कैसे बोलना चाहिए, तो वही अभी चल रहा है। आज की वीडियो में हम देखने वाले क्या हैं, तो देखिए आज हम लोग मिल के पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ स्क्रैप और ग्रास, और आउटस्टैंडिंग इनकम, एकर्ड इनकम और अर्न इनकम। ये तीनों सेम ही है, तो ये तीन टॉपिक ही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। तो देखो यार, पहला है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिसिएशन, अब इसको ऐसा समझते हैं जैसे आप लोगों में बहुत से लोगों के पास कार होगा, 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, अपना अपना इनकम पे है। तो चलो आप में से किसी के पास 20 लाख की एक कार है, मान के चलिए ना, आपके पास थार है एक, है ना, ब्लैक कलर की 4x4। तो आपने कब ख़रीदा है? 2024 में ख़रीदा है। अब उस थार की कीमत वैल्यू क्या थी? 20 लाख। ऑन रोड प्राइस उसकी 20 लाख रही होगी, मान के चलते हैं। तो अगले साल क्या होगा? 2025 में उस पर 10% की डिप्रिसिएशन आएगी। व्हीकल्स पे 10% की डिप्रिसिएशन आती है। तो 10% की डिप्रिसिएशन मतलब कितना का खर्चा? 2 लाख का। मतलब एक साल में उसका वैल्यू ना 20 लाख से 2 लाख रुपए कम हो जाएंगे। जैसे 20 लाख की थी, अगले साल 2025 में 18 लाख की हो जाएगी। अगले साल क्या होगी? 10% और घटेगी, हो जाएगी कितने की? 16 लाख की, फिर 14 लाख की, 12 लाख की, 10 लाख की। ऐसा ही करते करते 10 साल में उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, बिल्कुल जीरो। तो देखो यार, 20 लाख का आपने कार ख़रीदा, उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी 10 साल बाद? जीरो। इसी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं, जो कि हमने 11th में भी पढ़ा था डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो यही है डिप्रिसिएशन। और फिक्स्ड एसेट क्या है? ऐसे एसेट जिसको कि हम बेचते नहीं हैं। जैसे मेरे पास फ़ोन है, तो ये 3 से 4 साल चल जाएंगे। उसके बाद आपके पास कार है, 10 साल तक तो बेचोगे नहीं, या बहुत कोई शौकीन आदमी है तो 5 साल में बेचता है। रेफ्रिजरेटर कितने साल तक चलता है? 10 से 15 साल तक, अगर ख़राब ना हुआ हो तो। घर 200 से 300 साल, कोई बनाता है जल्दी घर क्या? एक बार चल रहा है तो चल रहा है। तो इसको बोलता है फिक्स्ड एसेट, मतलब कि द टाइप ऑफ एसेट विच आर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। जिसको कि हम बेचते नहीं हैं, हम यूज़ करते हैं, उसको कहता है फिक्स्ड एसेट। तो डिप्रिसिएशन तो क्लियर है। अब देखो इसका ट्रीटमेंट कुछ बोल रहा है। डियर साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के ये डेबिट साइड में चला जाएगा। उसके बाद इट विल बी लेस फ्रॉम एसेट ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। जैसे बैलेंस शीट तो हम बनाते ही हैं। अब बैलेंस शीट में एक एसेट साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड होता है। तो लाइबिलिटी साइड में हमारा पर्टिकुलर एसेट लिखा रहेगा। जैसे कि थार है, तो थार मैंने लिख दिया 20 लाख रुपए का, उस पर डिप्रिसिएशन जाएगा ना, तो डिप्रिसिएशन को लेस कर देंगे 2 लाख रुपीज़ पर एनम के हिसाब से। तो 2 लाख रुपये बचा कितना? 18 लाख। तो वही हमारा 2 लाख जो है वो डिप्रिसिएशन है। अब इसका एक फॉर्मूला कह रहा है, डेप्रिसिएशन DEP डॉट भी लिखते हैं इसको, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग एसेट। इसका ये फॉर्मूला है। अब देखो फॉर्मूला काम कैसे करेगा। थार कितने की है? 20 लाख की। चलो और मैंने कुछ परचेज कर लिया या उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करवा लिया 10 लाख का, एलॉय व्हील्स लगवा लिया उस पर, तो 20 लाख प्लस मॉडिफिकेशन 10 लाख का माइनस क्लोजिंग कितने का बचा? 10 साल बाद कितने का क्लोजिंग बचेगा? मान के चलते हैं कि मेरे थार की वैल्यू 15 लाख रुपए कम गई, तो 30 में से 15 गया, कितना बचा? 15 लाख। 15 लाख का डिप्रिसिएशन हो गया, ये हमारा डिप्रिसिएशन ऐसा निकल जाएगा। तो डिप्रिसिएशन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेल ऑफ स्क्रैप और ग्रास। तो ग्रास मतलब यहाँ पे घास नहीं होगा, बट होता कुछ वैसा ही है, बट घास नहीं बोल सकते इसको। ग्रास मतलब बोलेंगे किसको? जो कि गुड्स बहुत ही पुराने हैं, यूजलेस है, बहुत ही पुराने हो चुके हैं। जैसे आपके पास अगर 2010 से अगर नीचे का लैपटॉप होगा तो वो पुराना है, वो आप आजकल काम भी नहीं करता है। आपके पास यामाहा का RX 100 है, तो अब वो पूरा डिप्रिसिएट हो गया है, मतलब कि स्क्रैप में बदल गया है, ग्रास हो गया है, अब अच्छा नहीं है, चलता फिरता नहीं है। उसी को बोलते हैं स्क्रैप। तो अच्छा, स्क्रैप को हम क्या करते हैं? पुरानी चीज़ों को हम क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो इसको भी हम सेल ही करते हैं। तो सेल करेंगे तो इनकम होगा, इनकम है तो रेवेन्यू रिसीट है। और एक बार तो सेल करेंगे नहीं, जैसे मोबाइल कभी ख़राब हुआ, कभी टीवी ख़राब हुआ, कभी हमारा
कभी क्या होता है, कभी रेफ्रिजरेटर ख़राब हो जाता है तो उनको बेचते रहते हैं, बराबर बेचते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। अब है इनकम है, तो इनकम एक्सपेंडिचर के सीआर साइड में ही जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड में। अब ये तो क्लियर हो गया। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है, मतलब 13वें नंबर पे, वो है आउटस्टैंडिंग इनकम। अब देखो इसका दो दो नाम है, पहला है आउटस्टैंडिंग इनकम, दूसरा है एकर्ड इनकम, और तीसरा है अर्न इनकम। ऐसे इनकम जो कि कमाए गए हैं। अच्छा अब देखो मैं ये आपको कुछ स्टोरी बताता हूँ इसका। जैसे देख लो इसे कि मान के चलो ना कि मैं कंपनी में मैनेजर हूँ, अकाउंट्स मैनेजर, और वहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है। अब क्या होता है ना, इस बार क्या हुआ कि कंपनी का जो बैलेंस था वो शॉर्ट कर गया, मतलब प्रॉफिट शॉर्ट कर गया, प्रॉफिट पूरा नहीं हो पाया। तो जो इम्पोर्टेंस मैनेजर थे, वर्कर्स थे, उनको सैलरी दी गई, लेकिन मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मुझे नहीं दिया गया। फिर क्या होता है ना कि मुझे प्रॉमिस किया जाता है कि आपको जो इस महीने की सैलरी नहीं मिली है वो हम अगले महीने आपको दे देंगे। तो अगले महीने मुझे कितनी मिलेगी? 2 लाख मिलेगी। अब क्या होता है ना कि अगले महीने बैलेंस फिर शॉर्ट कर जाती है, प्रॉफिट होता ही नहीं है। फिर मुझे प्रॉमिस किया जाता है कि भाई सुनो, आपको ना अगले महीने हम पूरा दे देंगे, मतलब 3 लाख दे देंगे अगले महीने। तो ठीक है, प्रॉमिस हुआ मेरे साथ और फिर मिला भी। तो देखिए स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। स्टोरी का क्या मतलब, क्या इम्पैक्ट हुआ, स्टोरी हमने क्यों पढ़ा, इसको समझने के लिए, आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए। अब देखो मैं काम कर रहा था एक कंपनी में जहाँ के मैं अकाउंट्स मैनेजर था। वहाँ पे मेरा सैलरी था 1 लाख रुपये पर मंथ। अब क्या हुआ, बैलेंस शॉर्ट करने के कारण मुझे 2 महीने की सैलरी नहीं दी गई। तो अगले के अगले महीने तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही है, वरना तो मैं केस कर दूंगा कि मुझे सैलरी नहीं दी गई, है कि नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने तो कमाया था, मैंने तो पूरी मेहनत की थी 3 महीने, लेकिन मुझे सैलरी मिली क्या? नहीं मिली। मिलेगी, मिली मुझे, बट बाद में मिली, लेकिन पहले तो नहीं मिली ना। इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब ऐसा इनकम जो कि आपका है, आपने मेहनत करके कमाया है, बट आपके हाथ नहीं लगा। जैसे मैंने काम किया, मेरा हाथ नहीं लगा। अब इसका कुछ ट्रीटमेंट्स होता है, उससे पहले इसके 2-3 नाम हैं। पहला एकर्ड इनकम, ये आपको एनसीईआरटी के बुक्स में कन्फ्यूज़न के लिए मिल जाएगा, वो कन्फ्यूज़ ज़्यादा करती है। अर्न इनकम मतलब वही नाम से ही पता चल रहा है, कमाया हुआ इनकम, बट अपना नहीं है, मिला नहीं है। तो अब यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट है। करेंट ईयर, CY मतलब करेंट ईयर और PY मतलब प्रीवियस ईयर। इन दोनों का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग इनकम होगा ना, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होगा। इसको बस ऐसे ही समझो, इस चीज़ को आप याद कर लो, क्योंकि मैं अकाउंट्स में ज़्यादा चीज़ें याद करने देता नहीं हूँ। मेरे भी टीचर ऐसे ही करते थे, वो भी मुझे कुछ याद करने नहीं देते थे। तो अगले वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।